हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच। आज हम लोग वीड मैनेजमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वीड मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सब लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं वीड मैनेजमेंट का आपका पहले भी लेक्चर्स अपलोड कर रखा हूँ अपने इस चैनल पे। आप लोग उस टॉपिक्स को भी आप लेक्चर 1 से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप सबसे रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियोस जो भी देखते हैं उसे लाइक करें, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। जो आज हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक कौन सा है, इससे मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। आज का जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा क्रॉप वीड कंपटीशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो बस कोशिश करें समझने का, बहुत आसान भाषा में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये क्रॉप वीड। अगर हम लोग जनरल भाषा में अगर बात करें क्रॉप वीड कंपटीशन कहने का मतलब क्या है, कंपटीशन क्या होता है। अगर स्टूडेंट की बात करें 2-3 क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो वो सब क्या compete करते हैं एक दूसरे से कि हमें ज़्यादा नंबर आए, हम दूसरे ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो सब अच्छे से मेहनत करते हैं। तो एक वो जो कंपटीशन हो रहा है 2-3 बच्चों में या 10 बच्चों में 50 बच्चों में, तो वो क्या स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है। बट अगर हम वही बात करें क्रॉप और वीड कंपटीशन, तो क्रॉप और वीड एक दूसरे के साथ कैसे compete करते हैं इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उस कंपटीशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉप वीड कंपटीशन। उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, क्रॉप वीड कंपटीशन, ठीक है। तो अब क्रॉप और वीड एक दूसरे से किस चीज़ के लिए फाइट करेंगे भाई, compete करेंगे। सनलाइट के लिए हो गया, न्यूट्रिएंट्स के लिए हो गया, लाइट के लिए हो गया, मॉइस्चर के लिए हो गया, ठीक है। इन चीज़ों के लिए क्या होता है, क्रॉप और वीड आपस में compete करते हैं, ठीक है। तो उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप वीड कंपटीशन। तो अभी आगे आपको सब दिखेगा इससे रिलेटेड, बट उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपटीशन शब्द क्या होते हैं, ठीक है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस कंपटीशन एज एक्शन ऑफ एंडेवरिंग टू गेन व्हाट अनदर एंडेवर्स टू गेन एट द सेम टाइम। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कंपटीशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्शन ऑफ एंडेवरिंग टू गेन व्हाट अनदर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। एक्शन ऑफ एंडेवरिंग टू गेन मतलब हम किस चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसी चीज़ को दूसरा बंदा उसी चीज़ को दूसरा चीज़ प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत कर रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंपटीशन के टर्म पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, 2 आदमी हैं, वो भी किसी एक चीज़ के लिए 10 रुपये के लिए एफर्ट लगा रहा है, वो बंदा भी 10 रुपये के लिए एफर्ट लगा रहा है। तो क्या है, दोनों एक दूसरे एक ही समय पे एक ही चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। बेसिक सा चीज़ है। कम्पीट वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, कम्पीटरे, ठीक है, विच मीन्स टू आस्क और स्वी फॉर द सेम थिंग अनदर डज, वही चीज़ है। कम्पीट लैटिन शब्द से कम्प्यूटरे से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ना, या स्वी फॉर द सेम थिंग मतलब जो दूसरा पर्सन किसी चीज़ के लिए डिजायर कर रहा है उसके लिए वो भी चीज़ उस चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसका भी सेम डिजायर हो, इच्छा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्पीट। और ये जो कंपटीशन जो है इट इज़ अपोजिट टू कोऑपरेशन। कोऑपरेशन के जस्ट अपोजिट होता है। कोऑपरेशन का मतलब होता है समूह में काम करना, ग्रुप में काम करना कोई चीज़ को पाने के लिए। बट कंपटीशन में क्या होता है, एक ग्रुप में एक तरह से बोल सकते हैं कि ग्रुप में काम करते हैं, बट सबका अपना अपना इंडिविजुअल बेनिफिट होते हैं। बट कॉपरेशन में क्या होता है, सब लेकर एक साथ चलते हैं, सबका एक म्यूचुअल गोल होता है कि हम सब मिलकर बढ़ेंगे। बट कंपटीशन जब हम करते हैं तो खुद के बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ टर्म है, इंटरफेरेंस वर्सेज कंपटीशन। आप इन टर्म से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इसीलिए आपको दिया गया हो ताकि आपको आगे इससे रिलेटेड टर्म आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएंगे, ठीक है। इन इकोलॉजी the total detrimental effect of one plant species on another resulting from interaction with each other is called interference, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या है,
इन इकोलॉजी द टोटल डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट स्पीसीज ऑन अनदर रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन। कहने का मतलब है कि द टोटल डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट स्पीसीज, एक प्लांट स्पीसीज का दूसरे प्लांट स्पीसीज से जब वो इंटरेक्ट करता है तो क्या उसका प्रभाव होता है, क्या उसका हानिकारक प्रभाव होता है एक दूसरे स्पीसीज पे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। कंपटीशन में क्या था कि एक दूसरे से बेनिफिट कर रहे हैं, बट इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे जो प्लांट स्पीसीज है एक दूसरे को निगेटिव तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। प्रभाव इन द सेंस कि केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं तो कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ठीक है। किस तरह से वो एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे प्लांट स्पीसीज को, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर द टोटल whole detrimental effect of weeds on crop plants resulting from interaction with each other was termed interference by Harper 1960। हार्पर ने 1960 में इस इंटरफेरेंस टर्म को डिफाइन किया कि जब पूरी तरीके से किसी इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप, जब किसी भी तरीके से जब वीड का कोई क्रॉप प्लांट्स पे उसका इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है, और रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन, कैसे रिजल्ट, जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जब वो अपना उस पर निगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। किसने दिया था, हार्पर ने, विच इंक्लूड्स बोथ कंपटीशन एंड एलिलोपैथी। अब आगे आप देखेंगे, ठीक है। कंपटीशन आपने ऊपर देखा, तो ये इंटरफेरेंस में क्या है, हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं, कंपटीशन और एलिलोपैथी के बारे में, ठीक है। एलिलोपैथी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे अपना क्या शुरू होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। क्रॉप वीड कंपटीशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या हैं क्रॉप वीड कंपटीशन के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है प्रिंसिपल्स, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, जो क्रॉप और वीड होते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं। दूसरा क्या है, कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। तीसरा क्या है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इस चीज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, कंपटीशन फॉर मॉइस्चर, कंपटीशन फॉर, इसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, कंपटीशन फॉर स्पेस, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गए, मॉइस्चर हो गए, ठीक है, सनलाइट, ओके, इसमें आप सनलाइट लिख लें, ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये इसके क्या है, प्रिंसिपल्स हैं क्रॉप वीड कंपटीशन के। आगे हम लोग एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे मैं ऊपर कर देता हूँ इस फोटो को, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपीट करते हैं वीड और क्रॉप एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीड्स यूजुअली एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स faster than many crop plants and accumulate them in their tissues in relatively larger amounts। वीड जो होते हैं वो क्या, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना उनका सबसे ज़्यादा एबिलिटी होता है, ठीक है, फास्ट एबिलिटी होता है क्रॉप प्लांट से कंपेरिजन में। एक्यूमुलेट देम, और उस जब एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपने टिश्यूज में उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं लार्ज अमाउंट में, ठीक है। और जब उसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो उन्हें क्या, उसको बेनिफिट होता है, फर्दर उनको ग्रो होने में हर तरीके से उन्हें फायदे होते हैं, ठीक है। तो वीड्स के पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसे एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर लेते हैं अपने टिश्यूज में, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल्स कुछ दिया हुआ है कि एमरैंथस स्पीसीज एक्यूमुलेट ओवर 3% नाइट्रोजन ऑन ड्राई वेट बेसिस एंड आर टर्म्ड एज नाइट्रोफिल्स। एमरैंथस स्पीसीज, जो हम जंगली चौलाई बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये 3% नाइट्रोजन एक्यूमुलेट कर लेते हैं ड्राई वेट बेसिस पे। मतलब जब उसका हार्वेस्टिंग होने के बाद, जब भी उसका जो ड्राई मैटर प्रोडक्शन होते हैं, तो उसके बाद जब उनका जब लैब में जब टेस्ट किए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि इतना % नाइट्रोजन वो क्या करता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिल्स बोलते हैं। जो इस चीज़ को वो एक्यूमुलेट कर रहा है, जिस एलिमेंट को, और उससे हम किस टर्म में देते हैं, संबोधित करते हैं नाइट्रोफिल्स के माध्यम से, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एकरांथस एस्पेरा, ये वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, ठीक है। एपी एक्यूमुलेटर, ये क्या है, फास्फोरस एक्यूमुलेटर विथ ओवर 1.5% टू P2, ठीक है। ये फास्फोरस को एक्यूमुलेट सबसे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एमरैंथस क्या है, नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट करता है, और एकरांथस एस्पेरा क्या है, ये फास्फोरस जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें एक्यूमुलेट करता है, ठीक है।
आगे क्या लिखा हुआ है, चिनोपोडियम एंड स्पीसीज एंड प्रोट्यूलाका स्पीसीज आर के लॉवर्स विथ 1.3% K2O इन ड्राई मैटर। ड्राई मैटर प्रोडक्शन होने के बाद ये चिनोपोडियम एल्बम बथुआ जो होते हैं और प्रोट्यूलाका स्पीसीज जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पोटेशियम को ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करने में इनका एबिलिटी होता है, एक्यूमुलेट इकट्ठा करने में इनका एबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और कितने परसेंटेज में एक्यूमुलेट करते हैं, 1.3% आफ्टर ड्राई मैटर प्रोडक्शन। ड्राई मैटर प्रोडक्शन होने के बाद इनके जो भी प्लांट टिश्यूज में कितने रह जाते हैं, कितना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, वो डाटा दिया हुआ। ये डाटा एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। द एसोसिएटेड वीड इज रेस्पॉन्सिव टू नाइट्रोजन एंड इट यूटिलाइजेज मोर ऑफ द अप्लाइड नाइट्रोजन देन द क्रॉप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द एसोसिएटेड वीड इज रिस्पॉन्सिव टू नाइट्रोजन एंड इट यूटिलाइजेज मोर ऑफ द अप्लाइड नाइट्रोजन देन द क्रॉप। जो एसोसिएटेड वीड जो फील्ड में होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या, नाइट्रोजन को रिस्पॉन्सिव, मतलब नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड इट यूटिलाइजेज मोर ऑफ द अप्लाइड नाइट्रोजन, मतलब क्रॉप से ज़्यादा वो वीड क्या होते हैं, जो एसोसिएटेड वीड होते हैं, नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल, द नाइट्रोजन अपटेक बाई इकाइनोक्लोआ क्रसगली इज मोर देन राइस। इकाइनोक्लोआ क्रसगली क्या है, ये जंगली धान जिसे हम बोलते हैं, इसका जो अपटेक कैपेसिटी होता है ऑब्जर्व करने का, वो धान से भी ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना इसका वीड कितने नुकसान है, कितने हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कितना फास्ट उनका एबिलिटी होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा टॉपिक, कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। आप देख सकते हैं, पहले हमने देखा न्यूट्रिएंट्स, देन आफ्टर हम देख रहे हैं मॉइस्चर के लिए कैसे compete करते हैं। इन जनरल फॉर प्रोड्यूसिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ ड्राई मैटर वीड्स ट्रांसपायर मोर वाटर देन डू मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स, इट लीड्स टू कॉज मॉइस्चर स्ट्रेस। क्या लिखा हुआ है कि ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने में जितना क्रॉप ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है, उतना ही इक्वल ड्राई मैटर अगर वीड जो प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रोडक्शन के लिए वीड सबसे ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किसको होता है, वीड को होता है, ठीक है, अपने क्रॉप प्लांट से कंपेरिजन में। और जब हमारा वीड क्रॉप प्लांट से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस की कमी होती है, हमारे फसल में तनाव होगा, और उस केस में क्या होगा, हमारे फसल को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, तो हमारा क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगा सही से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे compete करते हैं, और वो पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता उनके पास क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उनका जो रूट होता है मिट्टी में, क्रॉप के रूट से ज़्यादा अंदर डेप्थ होते हैं। जैसे वीड की बात करें तो उनका मैक्सिमम जो डेप्थ होता है 30, मतलब मिनिमम 30 सेंटीमीटर डीप रहते हैं, उससे भी किसी का जैसे साइप्रस रोटुंडस हो गया, सैनोडोन डेक्टाइलन हो गए, इन सब के जो रूट होते हैं मिट्टी के अंदर में 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, पार्थेनियम में सब हो गया, इनका मिट्टी में डेप्थ रहते हैं। तो ऑब्वियसली है जिसका ज़्यादा रूट का डेप्थ रहेगा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे साइनोडोन डेक्टाइलन, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूब घास, हैड ऑलमोस्ट ट्वाइस एज हाई ट्रांसपिरेशन रेट एज पर्ल मिलेट। साइनोडोन डेक्टाइलन के पास क्या होता है, सबसे मतलब पर्ल मिलेट के कंपेरिजन में उसके 2 टाइम्स हाई ट्रांसपिरेशन रेट उसके पास होते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट बोले तो क्या है, ये जो पानी का जो लॉस होते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन रेट। तो ट्रांसपिरेशन रेट पर्ल मिलेट से भी ज़्यादा किस में होता है, साइनोडोन डेक्टाइलन। और ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए उसका ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन नोटेड दैट weeds remove moisture evenly from up to 90 centimeter soil depth, वही मैं बोल रहा था पहले, while the major uptake of moisture by wheat was limited to top 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल डेप्थ। क्या लिखा हुआ है कि ये ऑब्जर्व किया गया हुआ, देखा गया हुआ है कि जो वीड होते हैं मिट्टी के डेप्थ, कितना डेप्थ तक, 90 सेंटीमीटर के डेप्थ तक भी क्या मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके पास कैपेसिटी होता है। बट अगर वही वीट की बात करें तो उसके जो डेप्थ होते हैं 15 सेंटीमीटर तक के डेप्थ तक वो पानी को एब्जॉर्ब करने का उनके पास क्षमता होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कम्पीट करते हैं मॉइस्चर के लिए वीड इन्वायरमेंट में, हमारे इकोलॉजी में। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कंपटीशन फॉर लाइट। अब ये लाइट के लिए कैसे कम्पीट करते हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए। इट में कमेंस वेरी अर्ली इन द क्रॉप सीजन इफ अ डेंस वीड ग्रोथ स्मूदर्स
द क्रॉप सीडलिंग्स क्या है ये, इट में कमेंस वेरी अर्ली, ये क्या हो सकते हैं, वीड प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो हो सकते हैं अगर डेंस वीड ग्रोथ स्मूदर्स, अगर डेंस बोलेगा ज़्यादा वीड का पॉपुलेशन हो गया है, ठीक है, तो क्रॉप सीडलिंग से ज़्यादा इनका ग्रो हो सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन व्हेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्लेंटीफुल। जब, अब ये देखिए ये जो पार्ट आगे जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जब वीड के पास न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर जब प्लेंटीफुल ज़्यादा मात्रा में है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका और बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं, उसको जब सनलाइट मिल जाएगा तो उसका और विगोरिटी बढ़ जाते हैं, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन ईयर्स ऑफ नॉर्मल रेनफॉल द क्रॉप वीड कंपटीशन इज लिमिटेड टू नाइट्रोजन एंड लाइट। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोले तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, लेस देन 750 mm होती है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, क्रॉप वीड कंपटीशन लिमिटेड होते हैं जनरली किसके लिए, नाइट्रोजन और लाइट के लिए ही क्रॉप में कंपटीशन होता है, क्रॉप और वीड compete करते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन और लाइट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनलाइक कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर वंस वीड्स सेड अ क्रॉप प्लांट इंक्रीज्ड लाइट इंटेंसिटी कैनॉट बेनिफिट इट। मतलब जैसे हमारे क्रॉप और वीड जो न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर के लिए फाइट कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, तो वैसे ही वो क्या करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको शेड कर लेते हैं, उसको ढक देते हैं। जब वो ढक देते हैं तो उस केस में क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी उसको किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दे सकता है। जब वीड का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे क्रॉप प्लांट वो कवर कर लेगा। जब क्रॉप प्लांट को कवर कर लेगा तो लाइट इंटेंसिटी का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो पाता है उस क्रॉप पे, ठीक है, वही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, कंपटीशन फॉर स्पेस CO2, crop weed competition for space is the requirement for CO2 and the competition may occur under extremely crowded plant community condition। crop weed competition for space बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्रॉप वीड को ग्रो होने के लिए, ठीक है। और कंपटीशन में ऑकर अंडर एक्सट्रीमली, ये कंपटीशन कब होते हैं, जब क्राउडेड प्लांट, जब ज़्यादा प्लांट का वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तब ये स्पेस के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, क्रॉप के साथ। क्या लिखा हुआ आगे नेक्स्ट पॉइंट में, अ मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय C4 टाइप वीड्स मे कंट्रीब्यूट टू देयर रैपिड ग्रोथ ओवर C3 टाइप ऑफ क्रॉप्स। मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन CO2 का सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, C4 टाइप वीड जो होते हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, टू देयर C3 टाइप ऑफ क्रॉप्स के कंपेरिजन में। C3 टाइप के क्रॉप्स के कंपेरिजन में C4 टाइप के जो वीड होते हैं वो स्पेस के लिए या CO2 के लिए सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए एफिशिएंट होते हैं, अच्छे होते हैं यूटिलाइज करने में स्पेस या CO2 को, किसके कंपेरिजन में, C3 टाइप क्रॉप्स के कंपेरिजन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे, अच्छे से पढ़ें, आप इसको रिपीट करें एक बार दो बार, ठीक। आगे देखिए क्या है, आगे जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे क्या है हमारा, ये देख सकते हैं आप कि क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स एंड क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपनी। ये क्रॉप्स हैं और उनका क्रिटिकल पीरियड कब है, क्रिटिकल पीरियड बोले तो ऐसे स्टेज जिस स्टेज में हमें वीड को रिमूव करने ही करने, अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे फसल के लिए बहुत ही वो नुकसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ओकरा जो हम भिंडी बोलते हैं, ठीक है, ओकरा एबोलोमोस्टस एस्कुलेंटस, ठीक है, उसका बोटेनिकल लेडीज फिंगर भी कहते हैं। इसे हम 2 to 4 वीक्स आफ्टर इमरजेंस, मतलब इसको ओकरा इमर्ज होने के 2 से 4 वीक के इंटरवल में इसका क्या होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है। इस केस में हमें वीड को रिमूव करने ही करने हैं। कैबेज, ब्रासिका ओलेरासिका जो गोभी होते हैं, ठीक है, और तो इसमें भी वही है, 2 to 4 वीक्स आफ्टर इमरजेंस वीड के क्रॉप के इमर्ज होने के 2 से 4 वीक में क्या होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होते हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर 0 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, मतलब 0 से 30 दिन के सोइंग करने के बाद क्या हो सकते हैं, उसमें वीड का कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, क्रिटिकल पीरियड होते हैं, उस समय हमें वीड को हटाना ही होता है, एलिमिनेट करना ही होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, फिर वो हमारे क्रॉप यील्ड में हैम्पर करेंगे। ब्रिंजल 20 to 60 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है, 20 से 60 दिन सोइंग करने के बाद उसमें क्रिटिकल पीरियड वीड का हो जाते हैं। कैरेट हो गया 3 to 6 वीक्स आफ्टर इमरजेंस, ठीक है। गाजर जो हम बोलते हैं 3 से 6 सप्ताह के बाद इमर्ज होने के बाद उसमें क्रिटिकल पीरियड तैयार हो जाते हैं। टर्निप, सलजम जो बोलते हैं
ठीक है। 15 से 20 दिन आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग। रेडिस मूली जो होता है रैफनेस सटाइवस, ठीक है। 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है। 25 से 30 दिन सोइंग करने के बाद इसमें क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन का इसमें स्टेजेज ऑकर होता है, ठीक है। पी हो गया, कुकुम्बर हो गया, क्यूकुम्बिस मेलो। 4 वीक्स आफ्टर सीडिंग, ठीक है। सीडिंग करने के 4 सप्ताह बाद क्या इसमें क्रिटिकल पीरियड तैयार होते हैं, ठीक है, क्रॉप और वीड में। पीज हो गया, मटर जो पाइसम सटाइबम बोलते हैं, 30 to 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। 30 से 60 दिन प्लांटिंग करने के बाद क्रिटिकल पीरियड का इसमें डेवलपमेंट होता है, स्टेज ऑकर होते हैं। और लैट्यूस हो गया, ओनियन हो गया, ठीक है। आपका एलियम स्पीसीज द होल सीजन, इसमें ओनियन में क्या है इसको आप ध्यान रखेंगे, होल सीजन में क्रिटिकल पीरियड होते हैं वीड का, ठीक है। तो इसमें हमें ओनियन में हमें स्पेशल केयर करने होते हैं, टाइम पे हर टाइम पे हमें वीड का इसमें रिमूवल करना होता है, ठीक है। चिल्ली 30 to 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मिर्च में, ठीक है, जो कैप्सिकम एनम जो बोलते हैं। 30 से 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग बोले तो नर्सरी में जो हम तैयार कर रखे हैं वहां से उखाड़ के किसी और फील्ड में लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। पोटैटो, ठीक है, आलू हो गया आपका 15 से 45 दिन प्लांटिंग करने के बाद क्रिटिकल पीरियड इसमें स्टेजेज ऑकर होते हैं। स्क्वैश हो गया, ठीक है, अर्ली प्लांटिंग कम्पीट्स बेटर, ठीक है। टोमेटो ट्रांसप्लांटेड 6 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। टोमेटो सीडेड जो हम बीज के थ्रू जो लगाते हैं उसमें 9 वीक्स आफ्टर सीडिंग के 9 वीक्स के बाद क्या क्रिटिकल पीरियड वीड का इसमें इमर्ज होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे स्लाइड में क्या है हमारा, ठीक है। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्या है, जनरली हमारा क्रॉप से रिलेटेड है, वहाँ पे वेजिटेबल से रिलेटेड था, यहाँ पे हमारा क्रॉप से रिलेटेड है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप कंपटीशन इन डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। जैसे राइस ट्रांसप्लांटेड में क्रिटिकल पीरियड कब होता है, 20 to 40 डेज आफ्टर सोइंग। अपलैंड में कब होते हैं, 20 to 45 डेज। वीट में कब होते हैं, 20 to 40 डेज। सॉर्गम में क्रिटिकल पीरियड कब होते हैं, 15 to 45। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेज में क्रिटिकल पीरियड कब ग्रो होता है, 15 to 35 डेज। फिंगर मिलेज 25 to 45 डेज। सोयाबीन 15 to 45 डेज। ब्लैक ग्राम 30 to 45 डेज। ग्राउंडनट, ठीक है, राचेस हाइपोजिया, ये कब 20 to 40 डेज। कॉटन 25 to 40। शुगर केन 20 to 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग। फ्रूट क्रॉप्स फर्स्ट 2 years और टिल देयर प्रॉपर स्टेज, जब तक वो प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं जाते हैं तब तक उनमें क्रिटिकल पीरियड कंपटीशन तैयार स्टेजेस नहीं आते हैं। ये क्या है, क्रिटिकल पीरियड क्या है, ये ऐसे पीरियड है जिस स्टेज में हमें वीड को एलिमिनेट करना ही करना, अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो फिर हमें वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे एलिलोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, एलिलोपैथी क्या होते हैं, हर्बिसाइड्स उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो भी अपना हमारा जो टॉपिक है हम लोग इसके माध्यम से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे से रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप बेशक मेरे से पूछें, आई एम देयर टू हेल्प यू एट एनी टाइम, ओके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और लेक्चर को पढ़ें, एक बार 2 बार पढ़ें, कोई भी दिक्कत हो मेरे से बेशक पूछें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।